हिंदी आलोचना स्वरूप और विकास। आलोचना का स्वरूप क्या है, आलोचना का विकास किस प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में हुआ और विशेष रूप से हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास कैसे हुआ, ये हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। आलोचना शब्द लोचु धातु से बना है। लोचु का अर्थ है देखना, अतः आलोचना का अर्थ है देखना। उपसर्ग का अर्थ है तक, समेत, दूर तक देखना, पूर्ण देखना। किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। किसी रचनाकार के द्वारा लिखी हुई कोई भी रचना जो है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना, उसके गुण और दोष दोनों, और फिर अपना निष्कर्ष। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। अर्थात रचना के गुण और दोष दोनों प्रकट करें और उसके साथ फिर अपना मत दें। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना साहित्य की व्याख्या यानी व्याख्या की व्याख्या। आलोचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए गुलाब राय जी ने लिखा है, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठक को उस प्रकार के हालात में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। यानी कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिनको साधारण या सामान्य पाठक नहीं समझ पाते। आलोचक का दायित्व है कि उस रचना के गुण और दोष पाठक के सामने लाए, श्रोताओं के सामने लाए और पाठक उसके अंदर अपनी रुचि पैदा करे। इस प्रकार के अपने निष्कर्ष आलोचक दे। आलोचना के मूलतः दो भेद हैं, साहित्यिक समीक्षा एवं वैज्ञानिक समीक्षा। साहित्यिक समीक्षा में समीक्षक का लक्ष्य व्यक्तिगत दृष्टि से कृति के संबंध में निजी अनुभूतियां, धारणाओं एवं मूल्यों को कलात्मक शैली में प्रस्तुत करने का होता है। यानी जो साहित्यिक समीक्षा होती है उसमें समीक्षक या आलोचक क्या करता है, अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह उस रचना के बारे में उसके निजी अनुभव क्या हैं, उसकी धारणाएं क्या हैं और उस रचना के सामाजिक और साहित्यिक मूल्य क्या हैं, ये प्रस्तुत करता है। जबकि वैज्ञानिक समीक्षा में वस्तुगत दृष्टि से कृति का प्रामाणिक विवेचन विश्लेषण करते हुए उसके संबंध में सुनिश्चित एवं संतुलित निर्णय देने का होता है। वैज्ञानिक समीक्षा थोड़ी दूसरे प्रकार की होती है। उसमें किसी भी रचना को वस्तुपरक दृष्टिकोण से देखा जाता है और उस रचना का प्रामाणिक विवेचन किया जाता है और विश्लेषण करते हुए एक ऐसा निर्णय या एक ऐसा सुनिश्चित मत दिया जाता है जिसमें विवाद की गुंजाइश ना हो। इनमें से प्रत्येक के तीन तीन भेद हैं, यानी साहित्यिक समीक्षा और वैज्ञानिक समीक्षा के तीन तीन भेद हैं। कौन कौन से? ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। तीनों के ही तीन तीन भेद माने जाएंगे, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। ऐतिहासिक में जहाँ इतिहास के उद्भव विकास की व्याख्या की जाती है, यानी इतिहास संबंधी जो किसी भी रचना या किसी भी कहानी, किसी उपन्यास, नाटक, कविता का इतिहास से क्या ताल्लुकात है। वहीं सैद्धांतिक में सिद्धांतों मूल्यों की स्थापना की जाती है, किन सिद्धांत और किन मूल्यों की स्थापना के लिए रचना रची है रचनाकार ने। और व्यवहारिक समीक्षा में पूर्व निश्चित सिद्धांतों के आधार पर कृति का विवेचन और मूल्यांकन किया जाता है कि इससे पहले काव्य या साहित्य के मापदंड क्या थे, क्या उनकी कसौटी पर खरी उतरती है रचना। ये तीन भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय साहित्य में आलोचना का विकास। भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ, जिसे काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से पुकारा गया। यानी सैद्धांतिक आलोचना में कुछ सिद्धांत पहले से ही कुछ मापदंड तय कर दिए गए थे काव्य के या साहित्य के, और उनकी कसौटी पे साहित्य या कविता को कसा जाता था। रस सिद्धांत और उसकी विस्तृत व्याख्या भारतीय काव्य शास्त्रियों द्वारा की गई। आगे चलकर भामह, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार की प्रतिष्ठा की। परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय को तथा आनंदवर्धन द्वारा ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। यानी काव्य के क्षेत्र में अलग अलग संप्रदाय हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में चले हैं। किसी ने रस सिद्धांत की स्थापना की, किसी ने अलंकार सिद्धांत की स्थापना की, किसी ने वक्रोक्ति की, किसी ने ध्वनि की। सब ने अपने अपने तरीके से ये बताने की चेष्टा की कि कविता क्या है या काव्य हम किसको कहेंगे। क्षेमेंद्र जो इस परंपरा में आचार्य आए, उन्होंने इन सभी के उचित प्रयोग के ऊपर ध्यान दिया और सभी का उचित प्रयोग मानते हुए कहा औचित्य संप्रदाय।
यानी इस प्रकार उन्होंने कहा कि सभी जो हैं रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, इन सब का उचित समावेश साहित्य या काव्य में होना उचित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ, किंतु आलोचना सिद्धांत स्थापना तक ही सीमित थी। सिद्धांत स्थापना तक, यानी ये जो आलोचना थी वो केवल मापदंड या निर्णय या सिद्धांत स्थापित करती थी कि बस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और नहीं हो तो क्या हो, इनका कोई मतलब नहीं था। उसका व्यवहार रूप उपलब्ध नहीं होता है। आलोचना के कुछ अन्य रूप जैसे टीकाओं, व्याख्याओं आदि के लिखने का अवश्य संस्कृत में प्रचार रहा। टीकाएँ लिखी गई, व्याख्याएँ लिखी गई, लेकिन वो भी व्यवहारिक रूप प्राप्त नहीं कर सकी। अब हम आगे चलते हैं हिंदी समीक्षा का विकास। हिंदी में आलोचना का विकास कैसे हुआ? संस्कृत की परंपरा या संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ। सूरदास की साहित्य लहरी एवं नंददास की साहित्य मंजरी में नायिका भेद का प्रतिपादन संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर ही हुआ। यानी जो संस्कृत की परंपरा थी वो हिंदी में भी चलती रही मध्यकाल तक। 17वीं शताब्दी के मध्य में केशवदास ने कविप्रिया और रसिप्रिया की रचना की, जिनका उद्देश्य क्या था? अपनी शिष्या को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना या काव्य की। उनका उद्देश्य काव्य शास्त्र के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का परिचय कराना था। किसी में अलंकार की बात कही गई तो किसी में रस की बात कही गई। इनकी रचना ही पातुर प्रवीण राय को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के निमित्त हुई थी। केशवदास की परंपरा का विकास उनके बाद के कवियों ने भी किया। वस्तुतः मध्यकाल में काव्य शास्त्रीय एवं अलंकार संबंधी ग्रंथों में ही समीक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है। काव्य शास्त्र से आगे वो लोग नहीं बढ़े। और एक महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि मध्यकाल के इन हिंदी के कवियों में मौलिकता का अभाव था। इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपराओं का पालन किया। वहाँ जिन सिद्धांतों की स्थापना की गई उन्हीं को इन्होंने अपनाया। इनमें विवेचन की प्रौढ़ता, गंभीरता या स्पष्टता का अभाव है। ना तो ये पूर्ण रूप से गंभीर है, ना विवेचन किया गया है, ना स्पष्ट है। सारा का सारा मामला गुडमुड सा है। इन मध्यकालीन ग्रंथों का इतना ही महत्व है कि इनके द्वारा हमारा साहित्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ सामान्य नियमों से परिचित रहा और बंधा रहा। इससे ज़्यादा इनका कोई महत्व नहीं है। आधुनिक हिंदी में आलोचना का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं पोषक विराट साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के सभी उपेक्षित अंगों का विकास किया। उन्होंने नाटक की रचना की। ये दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास की धारणा बन गई थी कि नाटक स्वयं भारतेंदु जी के द्वारा रचित नहीं है। एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की आई थी नाटक, और नाटक को श्याम सुंदर दास ने उनका नहीं माना था, जिसके कारण अभी तक इस ग्रंथ का कोई विशेष इसके ऊपर अध्ययन नहीं हो पाया है, समीक्षा इसकी नहीं हो पाई है, ये उपेक्षित सा ही रहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास नाटक जो रचना है उसके बारे में लिखते हैं कि इस ग्रंथ की भाषा भारतेंदु के अन्य ग्रंथों से नहीं मिलती है, किंतु उनका तर्क समीचीन नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि श्याम सुंदर दास जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। विषय के अनुरूप लेखक की शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, समय बदलता है, रचनाकार ज्यों ज्यों प्रौढ़ होता जाता है उसके लिखने की शैली जो है परिवर्तित हो जाती है। तो हो सकता है कि भारतेंदु की प्रारंभिक रचनाओं में और उनके बाद की रचनाओं में शैली की एकरूपता ना हो। एक बात अवश्य है कि स्वयं श्याम सुंदर दास ने नाट्य शास्त्र पर एक ग्रंथ रूपक रहस्य लिखा था। हो सकता है अपनी रचना का महत्व बनाए रखने के लिए श्याम सुंदर दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का बहिष्कार किया हो। भारतेंदु के नाटक का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। बताया गया है कि नाटक के नियम क्या क्या होने चाहिए। एक प्रकार से समीक्षा के क्षेत्र में पहला कदम था। इस ग्रंथ में सामान्य सिद्धांत प्रतिपादन के अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी और यूरोप के नाटक साहित्य के विकास पर प्रकाश डाला गया है तथा अपने समकालीन नाटकों की यत्र तत्र समीक्षा की गई है। उनकी समीक्षा के व्यवहारिक रूप में कहीं कहीं तीक्ष्ण व्यंग्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं, जैसे वे पारसी नाटकों की आलोचना करते हुए लिखते हैं। भारतेंदु की नाटक रचना के साथ साथ ही चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने अपनी आनंद कादम्बिनी पत्रिका में स्वयंगीता स्वयंवर और बंग विजेता पुस्तकों की आलोचना स्थित रूप से लिखी। दूसरी ओर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। भारतेंदु युग में उक्त लेखकों द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समालोचनाएं प्रकाशित होती रही।
जिससे हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा का विकास होने लगा। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग की। सन 1900 में सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का समीक्षा क्षेत्र में अवतरण हुआ। देखिए, सरस्वती पत्रिका 1900 में छपनी शुरू हुई थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में उसके संपादक बने थे। उनसे आगमन से पूर्व 2-3 आलोचनात्मक छोटी पुस्तकें और भी प्रकाशित हो चुकी थी। गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की समालोचना 1896 में आई, अंबिका दत्त व्यास की गद्य का मीमांसा आदि। द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथों में प्राचीन एवं नवीन कवियों के गुण दोषों का विवेचन व्यंग्यात्मक शैली में किया। प्राचीन और जो नए कवि थे उनके गुण और दोष क्या क्या हैं, ये उन्होंने बताने की चेष्टा की। उन्होंने अपने ग्रंथ में, वस्तुतः वे मूलतः एक शिक्षक, संशोधक एवं सुधारक थे, आलोचक नहीं थे, वो सुधारक थे, सुधारवादी युग था वो। उन्होंने अपनी समीक्षाओं के द्वारा हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता के दलदल से निकालकर उसे देश प्रेम और समाज सुधार की भावनाओं से अनुप्राणित किया। सुधार उनका दृष्टिकोण था। द्विवेदी जी के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में मिश्र बंधु का प्रवेश हुआ, जिन्होंने हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद की रचना की। हिंदी नवरत्न में कवियों का श्रेणी विभाजन करते हुए देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया। बिहारी पर किए गए इस आक्रमण से प्रेरित होकर पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई की भूमिका लिखी, जिसमें चमत्कारपूर्ण ढंग से बिहारी की उत्कृष्टता को सिद्ध किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखकर बिहारी पर आक्षेप किए। इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखी, जिसमें पुनः बिहारी को बड़ा सिद्ध कर दिया गया। इस प्रकार हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा का प्रचार हो रहा था, जिसके सामने न कोई विशेष आदर्श था, बस परस्पर तुलना की जा रही थी और एक दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की जा रही थी, और न ही कोई विशेष सिद्धांत था। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने ढंग से जिसे चाहे वो बड़ा करने का प्रयास हो रहा था। इसी समय आचार्य शुक्ल का प्रादुर्भाव हुआ और वह सुनिश्चित मानदंड और समीक्षा की नई विकसित पद्धति लेकर साहित्य जगत में अवतीर्ण हुए। उन्होंने स्थूल नैतिकता या भौतिक लाभ हानि के प्रश्न को त्याग कर साहित्य की सूक्ष्म शक्ति भावनाओं के उद्वेलन की शक्ति को साहित्यिक कसौटी के रूप में अपनाया कि कोई भावनाएं नहीं, कोई स्थूल नैतिकता नहीं, चीज़ देखिए, रचना देखिए। उन्होंने काव्य में सौंदर्य या रस को सर्वाधिक महत्व दिया। वस्तुतः उन्होंने कला काल के लिए, कला के लिए और कला जीवन के लिए दोनों में अपूर्व सामंजस्य स्थापित किया। धन्यवाद। बाकी शुक्ल युग की आलोचना का अध्ययन हम कल करेंगे।